10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या चैप्टर हम लोग 10th का पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? चलिए, वैसी संख्या जो एक से शुरू हो क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या होती है, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पे, आप लोगों को याद करने के लिए, याद रखने के लिए हमने आसान भाषा का इस्तेमाल किया है। गिनती वाली संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 ऐसी संख्या जब अनंत तक जाएगी, यानी 1 से शुरू होगा और लास्ट तक चला जाएगा अनंत तक, वैसी संख्या क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्या है, ठीक। दूसरा है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या है? प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं, प्राकृत संख्या में जब जीरो को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्णांक संख्याएं हो जाती है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए पूर्णांक संख्या है। अब क्या करते हैं पूर्ण संख्या में जब हम लोग क्या करते हैं, ऋणात्मक संख्या, जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल होती है तो इस प्रकार से जो श्रृंखला हमारा बनता है पूर्णांक संख्या का श्रृंखला कहलाता है। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, यानी इसमें क्या होती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार की संख्याएं शामिल होती है, ठीक है। ये पूर्णांक संख्या होती है। देखिए पूर्णांक संख्याएं जो होती है वो धनात्मक ऋणात्मक दोनों प्रकार की इसमें संख्याएं पाई जाती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 2 3 4, यानी जो पॉजिटिव होता है धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है, यानी जो नेगेटिव होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, इसको हम लोग देखते हैं। परिमेय संख्या, चलिए परिमेय संख्या देखते हैं। संख्या जो p by q के रूप में हो, जहां q does not equal to 0, यानी वैसी संख्या है जिसे p by q के रूप में लिखा जा सके जहां पे q क्या हो, does not equal to 0। जैसे -3/2 -7/2 12 1 0 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होती है, इसलिए हमने माइनस का भी इस्तेमाल किया है, ठीक। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? संख्या जो p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 √5 √2 इत्यादि, ठीक। सम संख्या पे आते हैं, यानी इवन नंबर, सम संख्या वैसी संख्याएं जो 2m के रूप में हो, जहां m एक प्राकृत संख्या है, सम संख्या कहलाती है। जैसे 2 4 6 8 इत्यादि, ठीक। अब देखिए विषम संख्या वैसी संख्या है जो 2m-1 के रूप में हो, जहां m एक क्या हो, प्राकृत संख्या हो, विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। विषम संख्याएं कहलाती है। अब इसके बाद में जैसे एग्जांपल देखते हैं 1 3 5 7 9 11 13, ऐसे होते चला जाएगा। अब देखिए अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा, यानी वास्तविक संख्या में हम लोगों ने जो पढ़ा वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या का ही ये सब पार्ट है, ठीक है। वास्तविक संख्या का ही पार्ट है। फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़े प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 यही होता है। उसके बाद में पूर्णांक संख्या वैसी गिनती की संख्या जिसमें क्या करें, जीरो शामिल हो जाए, यानी ये भी बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में शून्य जब शामिल हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या में जब नेगेटिव संख्या क्या होता है, नेगेटिव संख्या जब जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है, पूर्णांक संख्या बन जाता है। परिमेय संख्या जिसे p by q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। जहां q does not equal to 0 होता है। अपरिमेय संख्या √2 √3 √5 ये होता है जिसको p by q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है। सम संख्या वैसी संख्या है जो क्या हो, आप लोग देसी में जानते हैं, वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। वैसे भी आप लिख सकते हैं वैसी संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो, विषम संख्या कहलाती है, ठीक। हम लोगों ने ये पढ़ा। अब इसको हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझेंगे। हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा उसका ये सारांश है, ठीक है। सारांश बोले तो इसका क्या संक्षेप है, जितना हम लोग पढ़। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, ये भाषमा शुरू होती है, यानी वैसी संख्या होती है
जिसमें सभी प्रकार की संख्या, दुनिया में जितनी प्रकार की संख्या होती है वो सब शामिल होती है, ठीक है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों प्रकार की संख्या शामिल होती है। जब वास्तविक संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो हमको परिमेय संख्या मिलती है, ठीक है। तो परिमेय संख्या जो होती है ना p/q के रूप में होती है। जैसे हमने लिखा है यहाँ -2, तो देखिए इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, -1, इसके नीचे भी 1 है। उसके बाद में देखिए ये 1/1, 2/1, यहाँ 0/1, मतलब कि कुछ ना कुछ, मतलब कि ये क्या है, भिन्न संख्या। यानी हमारे कहने का मतलब है कि परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या में भिन्न संख्या भी शामिल होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं, p/q के रूप में तो भिन्न संख्या तो होगी। अब देखिए जब इसमें परिमेय संख्या में से हम लोग भिन्न संख्या निकाल लेते हैं, जब परिमेय संख्या में से भिन्न संख्या निकाल लेते हैं तो क्या बच जाता है, पूर्णांक संख्या बच जाता है, ठीक। पूर्णांक संख्या क्या होता है। और ऐसे मन सोचिएगा कि -2 से ही शुरू होता है क्या, नहीं, -∞ से +∞ तक होता है, ठीक है। हमने बस एग्जांपल के तौर पे दिखाया कि किस किस तरह होता है, -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए अब क्या करते हैं, पूर्णांक संख्या में से हम ऋणात्मक संख्या को खींच लिए। पूर्णांक संख्या था, इसमें से ऋणात्मक को खींच लिए, तो हमारा 0 से उधर पॉजिटिव बचा। 0 से उधर पॉजिटिव जो बचा वो क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। पूर्ण संख्या में से हमने 0 निकाल लिया, तो 0 निकालने पे क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ से हम लोग जो पढ़े उसका ये सारांश है। यानी ऐसे चल जाइए, प्राकृत में सब शून्य जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। पूर्ण में जब ऋणात्मक संख्या जोड़ेंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। पूर्णांक संख्या में जब भिन्न संख्या जोड़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय के मिलने से वास्तविक संख्याएं बनती है, जो हमारा टॉपिक है ये, ठीक है। इतना जल्दी नोट कीजिए। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए सम संख्या प्लस सम संख्या, यानी सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ी जाती है, यानी सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ी जाती है तो सम संख्या आती है। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए सम संख्या 2 लेते हैं और सम संख्या 4 लेते हैं, तो बताइए कितना आया, 6 है। सम संख्या है कि नहीं। अब देखिए बोल रहा है सम संख्या तथा विषम संख्या, यानी सम संख्या और विषम संख्या को जोड़ने पे विषम संख्या आती है। लीजिए सम संख्या हमने 4 लिया, विषम संख्या हमने 3 लिया, तो 4, 3, 7 हो जाएगा। चलिए अगला एग्जांपल देखिए। विषम संख्या में जब विषम संख्या जोड़ते हैं, जब विषम में विषम जोड़ते हैं, यानी 3 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8, यानी सम संख्या आ जाएगा। यानी देखिए 3 केस हुआ। 3 केस कौन कौन सा, जब सम में सम जोड़ेंगे तो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम। अब कोई कहे जब विषम में सम जोड़े तो अरे वही है, 3 में 4 जोड़ो या 4 में 3 जोड़ो, आएगा तो 7 ही। अब चलिए यहाँ ये विषम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अब जस्ट इसका सेम इसी टाइप का 3 गुना में होता है और 3 भाग में होता है। भाग वाला हमने नहीं दिखा है, क्योंकि गुना वाला दिखा दिया था, भाग वाला आप अपने आप खुद बना लीजिएगा। चलिए अब देखिए मल्टीप्लाई वाला, देखिए गुना वाला। सम संख्या, यानी मान लेते हैं सम संख्या 4 को विषम संख्या 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12। 12 हमारा क्या है, सम संख्या है। उसके बाद देखिए सम संख्या को बोल रहा है, सम संख्या को सम संख्या से गुना करने पे सम संख्या आ रहा है। चलिए हम जांचते हैं। सम संख्या हम क्या कर रहे हैं, 4 ले रहे हैं और सम संख्या 8 ले रहे हैं। 4 8 कितना हो जाएगा, 32। चलिए ये भी हमारा सत्य बात है। अब चलिए विषम संख्या में विषम संख्या से गुना करने पर विषम संख्या बोल रहा है क्या आता है, हम लोग जांच करते हैं। मानिए 3 लेते हैं और 3 में 5 से गुना करते हैं तो क्या आता है, 15 आता है। विषम संख्या है, ऐसी बातें हैं। अब देखिए नोट्स में हम लोग पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिखा जा सकता है, ठीक, निरूपित नहीं किया जा सकता। आगे देखिए इसे करनी द्वारा, यानी ऐसे ये चिन्ह है करनी का, इसे करनी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दशमलव निरूपण करने पर अशांत अनावर्ती प्राप्त होता है। अशांत अनावर्ती ये क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। अभी हम समझाएंगे उस साइड। अशांत अनावर्ती क्या है, चलिए याद देखिए। दशमलव प्रसार 2 तरह से होता है। दशमलव को 2 भाग में बांटा जाएगा, किस किस में, एक शांत में एक अशांत में। शांत दशमलव किसका आता है, शांत दशमलव परिमेय संख्या का आता है। शांत दशमलव परिमेय संख्या का आता है। अब अशांत जो होता है वो 2 भागों में बढ़ता है, आप अनावर्ती और आवर्ती।
आवर्ती का मतलब होता है ना एक निश्चित टाइम के बाद में रिपीटेशन होना, ठीक है। अनावर्ती का मतलब होता है ना कि वो बदल बदल करके आए, एक बार जो संख्या आ जाए वो दोबारा ना आए। चलिए जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें शांत में, शांत का एक एग्जांपल लेते हैं। हमने 15/8 लिया, इसको डिवाइड किया, देखा क्या 1.875 आया, 1.875 आया, यानी हमारा क्या है दशमलव प्रसार क्या है इसका शांत है, यानी क्या आ गया शांत आ गया, यानी खत्म हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया, अगर रिमाइंडर शून्य हो गया यानी दशमलव प्रसार में क्या हो जाए हमारा जब रिमाइंडर शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा हमारा शांत हो जाएगा। वही क्या हो जब रिमाइंडर शून्य नहीं हो, ठीक है, यानी जब शेषफल शून्य नहीं हो और दशमलव के बाद निश्चित संख्या का रिपीटेशन हो, यानी देखिए यहाँ एक बार फिर से देखिए जब इसको डिवाइड किया गया तो यहाँ रिमाइंडर ये शेषफल क्या है 0 आया। तो देखिए परिमेय संख्या को दशमलव निरूपित करने पर शेष शून्य, तो जब शेषफल यानी यहाँ भाग करने पे जो है शेषफल अगर शून्य हो जाए तो क्या होता है शांत दशमलव होता है, दशमलव प्रसार करने पे, ठीक है। अब देखिए जब दशमलव प्रसार कर रहे हैं अशांत का एक एग्जांपल लिया है, जैसे 15/9 ही है, इसको डिवाइड करते हुए आया तो देखिए तो यहाँ पे 6 बच गया रिमाइंडर में, यानी शेषफल शून्य नहीं है तथा दशमलव के बाद भी संख्याएं दोहराई जाती है, यानी दशमलव के बाद में संख्या देखिए दशमलव के जस्ट बाद 6 ऐसे ही होता चला जाएगा, क्योंकि 60 है तो 9 6 54, फिर आएगा 6 9 6 54, फिर 9 6 54, यानी 6 रिपीटेशन होता जाएगा। तो इसको क्या करेंगे रेक्टिंग भी कर देते हैं। तो ये किस प्रकार का है, ये कैसी संख्या है परिमेय क्या परिमेय, ये परिमेय है। शांत आवर्ती जो होता है ना परिमेय संख्या होता है। यहाँ बच्चे लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बच्चे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन होता है कि शांत ये तो हर कोई समझ जाता है शांत क्या होता है, अशांत में अशांत का दो पार्ट आवर्ती और अनावर्ती आता है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वो नहीं समझ पाते आवर्ती क्या होता है अनावर्ती क्या होता है। तो देखिए आवर्ती क्या हो गया, आवर्ती वो हो गया जिसमें क्या हो, आवर्ती वो हो गया जिसमें क्या हो कि वर्ड का एक निश्चित समय पे रिपीटेशन होता है। अनावर्ती वो है जिसमें क्या होता है रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसको इसको नोट कीजिए। एक बार फिर से बोलते हैं कि दशमलव को दो भागों में बांटा जाता है, एक शांत एक अशांत, ठीक है। शांत परिमेय होता है, अशांत भी दो भागों में बढ़ता है, एक आवर्ती होता है एक अनावर्ती होता है। आवर्ती जो होता है वो परिमेय होता है, अनावर्ती अपरिमेय होता है। अनावर्ती में क्या होता है रिपीटेशन नहीं होता है, आवर्ती में क्या होता है निश्चित समय में रिपीटेशन होता है। जल्दी नोट कीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव, अनावर्ती दशमलव जैसे क्या आपको √5 दे दिया, √5 का क्या होता है 2.1 2.212547921 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। फिर जैसे पाई है 3.141725 ऐसे ही बढ़ते चला गया। तो देखिए तो इसमें और इसमें फर्क क्या है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। देखिए अशांत आवर्ती में क्या होता है ना, अशांत आवर्ती में दशमलव के बाद संख्या का क्या होता है रिपीटेशन होता है, यानी उसको दोहराई जाती है। लेकिन अशांत में क्या होता है वैसा काम नहीं होता। वैसे ना सोच लीजिएगा कि देखिए दशमलव के बाद 2 आया, यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, दोहराया जा रहा है। अरे दोहराना उसको बोला जाएगा जो लगातार एक ही तरह का आता है। जैसे ये भी हो जाएगा दोहराना, जैसे मान लिया 1.352 352 352 इस तरह का दोहराना कहलाएगा। यानी ये हमारा किस में आएगा 1.352 का यहाँ बार यानी रैटिंग कर देंगे, ये हमारा किस में जाएगा अशांत आवर्ती में जाएगा, और ये हमारा अनावर्ती है। फिर से एक बार बोल रहे हैं कि दशमलव को दो भागों में बांटा गया है, शांत और अशांत में। शांत और अशांत में शांत जो है परिमेय हो गया, अशांत दो भागों में अनावर्ती और आवर्ती। तो आवर्ती जो होता है वो परिमेय होता है, अनावर्ती जो होता है अपरिमेय होता है। तो देखिए इसमें कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, आवर्ती क्या है अनावर्ती क्या है, ठीक है। बाद में हम कुछ एग्जांपल भी देंगे छापने के लिए। आवर्ती वो है, देखिए आवर्ती वो होता है जिसमें क्या हो शेषफल शून्य नहीं हो। इसमें भी हालांकि शेषफल शून्य नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, इसमें दशमलव के बाद संख्या दोहराई जाती है, लेकिन इसमें दशमलव के बाद संख्या दोहराई नहीं जाती है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए।
पूछता है कि बिना विभाजन किए दशमलव की प्रकृति बतावे, ठीक है, शांत है कि अशांत है। तो हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या को सरलीकृत करेंगे। सबसे पहले क्या किया जाता है, परिमेय संख्या को सरलीकृत किया जाता है, ठीक है। आप लोग सरलीकृत करना, यानी 15/18 को क्या करोगे, काटोगे तो 5/6 आएगा। यानी उसके बाद सेकंड स्टेप में देखो आप क्या करोगे, हर का अभाज्य गुणनफल निकालना, ठीक है। हर का अभाज्य गुणनफल निकालना, यदि अभाज्य गुणनफल केवल 2 का घात हो, केवल 2 का घात हो, अभाज्य गुणनफल केवल 5 का घात हो, या अभाज्य गुणनफल 2 तथा 5 का घात हो, तब उसे शांत दशमलव में निरूपित किया जाता है, ठीक है। उसे शांत दशमलव में निरूपित किया जाता है। जैसे हमने 15/18 को लिया, 8 को क्या हुआ, 8 हमारा डिनोमिनेटर है यानी हर है। यहाँ क्या बोला, हर का अभाज्य गुणनफल, यानी हर का अभाज्य गुणनफल तो हमने निकाला, क्या हो गया हमारा 2 यानी 2 का पावर 3। चूंकि हर का अभाज्य गुणनफल केवल 2 का घात है, इसलिए ये क्या होगा, शांत होगा। चलिए नोट में एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ये देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है। चूंकि यह अशांत अनावर्ती दशमलव का उदाहरण है, यानी ये जो दिया हुआ है वो क्या है, अशांत अनावर्ती का उदाहरण है। अशांत आवर्ती का उदाहरण है। आवर्ती क्या होता है, आवर्ती क्या होता है, हमने अभी अभी पढ़ा है कि परिमेय संख्या होता है, ठीक है। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, परिमेय संख्या होता है। यह अशांत आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। यह एक परिमेय संख्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए p/q के रूप में लिखा जा सकता है, ये परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या और p/q के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ भी हमने देखा कि शांत दशमलव परिमेय संख्या का होता है। तो फिर इसमें क्या हुआ होगा कि ऐसा कंडीशन आ गया, आवर्ती का कंडीशन आ गया। तो इसमें आवर्ती का कंडीशन आने का कॉज यही है कि इसके डिनोमिनेटर में, यानी इसके हर में 2 और 5 के अभाज्य गुणनफल 2 और 5 के घात के अतिरिक्त अन्य अभाज्य संख्याएं आई होगी, अन्य अभाज्य संख्याएं आई होगी 2 और 5 के अतिरिक्त, तब जाके हमको क्या हुआ, ये प्राप्त हुआ। चलिए जल्दी नोट कीजिए। चलिए अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का। इसका दूसरा नाम होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो इसमें हम लोग जान रहे हैं, पहले ये यूक्लिड क्या है, एक मैथमेटिशियन है जिनके नाम पर ये प्रमेय बना है, ठीक है। और ये है प्रमेयिका। प्रमेयिका क्या होता है, विभाजन का मतलब होता है तो विभाजित करना, और प्रमेयिका का मतलब क्या होता है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। प्रमेयिका एक ऐसी सिद्ध कथन है जिसका उपयोग किसी अन्य कथन को सिद्ध करने में होता है, ठीक। अब देखिए हमारा क्या बोला, यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका यही है, यानी क्या बोला, प्रमेयिका कथन। तो यही हमारा कथन है, किसके द्वारा, यूक्लिड के द्वारा निकाला गया। यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका हमारा ये है। अब देखिए ये सब आता कहाँ है, ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है। तो देखिए जब हम लोग किसी संख्या से किसी संख्या में भाग करते हैं, जैसे सपोज कीजिए 10/5 है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं 5 और 10 ऐसे लिखते हैं। तो ये जो होता है ना, ये b कहलाता है, यानी डिवाइजर है। यानी इसको हम क्या बोले, इसको हम भाजक बोलते हैं, इसको भाजक बोलते हैं। ये भाज्य है और ये क्या कहलाता है, भाज्य होता है। और यहाँ जो आता है वो भागफल होता है, और नीचे जो बचता है वो शेषफल होता है। तो देखिए वही चीज दिखाया गया, ये भाजक को b से सूचित करते हैं, डिवाइडेड यानी भाज्य को a से सूचित करते हैं, और क्या करते हैं, भागफल को q से सूचित करते हैं, और नीचे जो शेष बचता है उसको, रिमाइंडर जो बचता है उसको शेष बोलते हैं, ठीक है। रिमाइंडर जो है, सॉरी नीचे जो r बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, यानी वो शेषफल हमारा है। अब देखिए हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं भाज्य इक्वल टू भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है। भाजक को a द्वारा सूचित किया गया, सॉरी भाज्य को a द्वारा सूचित किया गया, भाजक को b द्वारा और भागफल को q द्वारा, प्लस r, यानी r क्या हमारा रिमाइंडर है। यही हमारा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। जहां पे देखिए, जहां पे o लेस इक्वल टू r और r जो होता है लेस होता है b से लेस होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है। अब आप ही बताइए, जैसे हमने 5 लिया था यहाँ पे 5/10 लिया था, 10/5 लिया था,
तो 5 2 टाइम्स में क्या आएगा 10 आएगा, ये खत्म। रिमाइंडर यहाँ क्या हो गया 0 हो गया। तो देखिए जैसे ये बोला था इस हिसाब से हम लोग सजाते हैं इसको। तो क्या हो गया a का वैल्यू 10 है और क्या बोला है bq, तो b का वैल्यू 5 है और q का वैल्यू 2 है प्लस r, यानी r का वैल्यू यहाँ क्या है, r यहाँ रिमाइंडर क्या है 0। तो देखिए 10 इक्वल टू 10, यानी हमारा कथन क्या है, ये सत्य है। तो सत्य है तो इसमें देखिए ये हमारा क्या है, ये b है, ये a है और ये क्या है, ये हमारा, बोलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा q है और यहाँ r इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है क्या, 0 के बराबर या 0 से छोटा, r का जब भी वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, सॉरी 0 के बराबर या 0 से बड़ा। तो यहाँ देखिए 0 के बराबर आ गया। किसी किसी में क्या होता है 2-4 बच जाता है, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर क्या हो रिमाइंडर जो है यानी रिमाइंडर यानी r जो है यानी शेषफल जो है वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा हो सकता है, यानी हमारा भाजक से कम, यानी डिवाइडर जो है डिवाइडर से क्या होगा, जब भी होगा कम होगा। जैसे डिवाइडर हमारा 5 है तो यहाँ रिमाइंडर जो होगा वो कहां तक संभव हो सकता है, हमारा डिवाइडर 5 है तो यहाँ जब रिमाइंडर जो होगा अगर ये दूसरा डिजिट होगा तो रिमाइंडर कहां तक मैक्सिमम हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए हम दो ऐसी पूर्णांक संख्या q और r ज्ञात कर सकते हैं ताकि हमारा क्या हो जाए, a इक्वल टू bq प्लस r हो जाए, जहां o लेस इक्वल टू r लेस b, यानी b से क्या हो लेस हो। हमारे कहने का मतलब ये आप फिर से एक बार सुनिए समझिए, यहाँ जो r का वैल्यू यानी रिमाइंडर है, रिमाइंडर का वैल्यू 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से जब भी होगा r का वैल्यू छोटा ही होगा। ठीक है, b से बड़ा नहीं हो सकता है। जब b से बड़ा होगा, जब b से बड़ा होगा तो b से एक मर्तबा और कट नहीं जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अब इस लेमा का प्रयोग करते हैं। यहाँ क्या बोला था, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा द्वारा मौसा निकालना, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमको क्या करना है, मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने का तरीका देखिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जो मैक्सिमम है वो क्या हो जाएगा हमारा a, यानी 225 इक्वल टू ये मिनिमम 125 गुना प्लस यहाँ होता है r। अब बताइए कितना मर्त में जाएगा, 2 मर्त में जाएगा क्या, नहीं 2 मर्त में नहीं जाएगा। अगर 2 मर्त में करते तो कितना 270 हो जाएगा, जबकि 225 है तो 1 हो गया, तो कितना हो गया 135 और कितना है 225। तो देखिए ऐसे कर लीजिए एकदम, 225 में 100 जब 35 आप घटाइएगा, ये 0 ये 12 9 और ये कितना खत्म। तो यहाँ आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 90, जो बचेगा उसको डाल दीजिए। यानी अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हम इतना को इतना में तोड़ के लिखे हैं, सही है कि नहीं। 35 से कम 35 में 90 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में b बाहर आता है तो 135 इक्वल टू रिमाइंडर यहाँ आएगा 90 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए 90 इंटू कितना, 2 मर्त में नहीं जाएगा क्योंकि 2 मर्तबा में क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, एक बार में ही जाएगा। 90 9 4 13 यानी 45। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब जो b है ये बाहर आ गया। अब यहाँ क्या बचा 45 गुना 2, 45 गुना 90 यही हो गया, तो यहाँ क्या बचा 0, यानी हमारा क्या आ गया। इसलिए HCF किसका 135 225 इक्वल टू कितना, बोलिए कितना, जहां रिमाइंडर 0 होता है। अब देखिए हमको HCF निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो हमने क्या किया, करते गए। अब इसमें कितना लोग सोचेगा, अरे भैया अब इसको क्यों नहीं और नीचे तक क्यों नहीं लेगा, इसको और नीचे तक क्यों नहीं लेगा, तो इसको नीचे तक अब कैसे ले जाना है। रिमाइंडर हमारा क्या हो गया 0 हो गया। रिमाइंडर जब 0 हो गया तो क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो हमारा कितना निकलेगा। अब रिमाइंडर जैसे ही 0 हुआ है उस इक्वेशन में हम उस समय के स्टेप में हम क्या करेंगे, b का जो मान होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अगला देखिए,
अगला इसका निकालते हैं उसी तरह, दोनों में मैक्सिमम जो है उसको ए की जगह पर रखेंगे 255। 255 दो मरतबा में जा सकता है, यानी कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 5, यानी ये हो जाएगा 2.5 दूना 500 510, 510 यानी 867 में 510 घटाइए, 510 घटाइए तो ये 7 का 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 और यहाँ 3, यानी 357। सॉरी एक मर्द में और जाए, एक बार और जाएगा ये 7.5, अब ये 7.5 अब 15, अब 3 बार में चला जाएगा। चलिए 5 15 5 हाथ में लगा, 15 16 6 हाथ में लगा, 1 6 1 7 765 हमारा है कितना 867, तो ये 2 0 और ये 102 आया, 102 आया तब क्या करेंगे 255 102, 102 को 2 मत में चला जाएगा, तो 2 मत में जाएगा तो कितना हो जाएगा 204, यानी 255 में से 204 आप माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 15, ये खत्म 51। अब क्या हो जाएगा 102, 102 आ गया तब कितना करेंगे 51 गुने कितना 2 और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी जैसे रिमाइंडर 0 आया तो हमारा एचसीएफ मिल गया, इसलिए क्या हो गया, इसलिए एचसीएफ ऑफ कितना 867,255 इक्वल टू 51, आंसर हो गया। जल्दी इसको नोट कीजिए, लेमा द्वारा ऐसे ही निकाला जाता है एचसीएफ। चलिए कुछ महत्वपूर्ण परिणाम दिया गया है, महत्वपूर्ण बातें इसको याद रखना है हम लोगों को। जैसे फर्स्ट में देखिए HCF ऑफ AB, HCF ऑफ AB दे दे, यानी यहाँ संख्या कुछ दे दे, यहाँ कोई संख्या दे दे, उसका HCF बोले निकालने के लिए, तो क्या करेंगे दोनों का HCF निकाल के डाल देंगे, यानी HCF ऑफ A एंड B, यानी A और B का HCF निकाल करके डाल देंगे, सोल्यूशन हमारा निकल जाएगा। फिर देखिए अब बोल रहा है HCF ऑफ AB, तो देखिए यहाँ गौर से देखिएगा HCF ऑफ AB निकाले ये या HCF ऑफ BA निकालिए, दोनों का मान सेम ही होता है। अब देखिए दोनों का HCF सेम ही होता है, जैसे HCF ऑफ AB निकालिए या HCF ऑफ BA रखिए, दोनों का मान जो होगा वो समान, किसका मान HCF का मान समान ही आएगा, ठीक है। चूंकि जैसे हम आपको बोल रहे थे कि हम लोग क्या करते हैं, दो एग्जांपल लेते हैं, जो मैक्सिमम होता है उसको A की जगह पर रखते हैं, फिर B की जगह पर रखते हैं, और इस चीज को HCF ऑफ AB करके आप आंसर लिखिए या HCF ऑफ B, A करके लिखिए, बात बराबर पड़ता है, बराबर ही पड़ता है। अब देखिए जैसे HCF ऑफ A, दे दे, यानी यहाँ जो संख्या और यहाँ संख्या दोनों समान हो, तो उसका HCF जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, A के मान के बराबर ही निकलेगा। अब देखिए HCF ऑफ A, 0 दे देते, A, 0 देगा तो A का जो मान होगा वही उसका HCF कहलाएगा। अब देखिए अगला HCF ऑफ A, 1 दे दे, A, 1 दे दे तो इसका HCF जब होगा 1 होगा। जब हमको क्या दे दिया है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दे दिया और उससे पूछ रहा है HCF आपको बताना है, तो कैसे बताएंगे, यूक्लिड विभाजन जब प्रमेयिका दे दिया है हमको, यानी A इक्वल टू BQ प्लस R दिया है, यानी यहाँ देखिए गौर से देखिएगा, ये R देने का मतलब क्या है कि यहाँ R है, कुछ ना कुछ तो है, तो इसका डायरेक्ट हम इस स्टेप को देख करके हमको HCF निकालना है। तो HCF ऑफ AB मतलब कि AB का जो HCF होगा वही HCF किसका होगा, B और R का होगा। यानी आप क्या कर सकते हैं, इस स्टेप का वो HCF आपसे पूछा है तो A और B का आप HCF निकाल दीजिए, उतना ही वैल्यू आएगा जितना कि B और R का आप निकालिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगर इस तरह का हमको दे दिया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमको दे दिया इस रूप में A इक्वल टू BQ प्लस 0, यानी यहाँ 0 देने का मतलब क्या है, यहाँ R इक्वल टू क्या है हमारा, R इक्वल टू 0 है, तो जब R इक्वल टू 0 है और इसका HCF चाहिए तो इसका HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A और B, यानी A और B का जो HCF होगा वही यहाँ B जो संख्या वो लिख देंगे, उतना ही आएगा, यानी A और B का HCF जो हम निकालेंगे वो कितना के बराबर होगा, B के बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा। क्यों, यहाँ हमने B क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ R 0 है, अगर R 0 नहीं होता, R कुछ ना कुछ होता, तो A और B का HCF जितना है उतना ही HCF किसका आता, B और R का आता, जैसे यहाँ हमारा आया है। चलिए इस एग्जांपल के सहायता से हम 6 और 7 को समझते हैं।
ये दोनों के लिए हम इस चीज का इस्तेमाल करते हैं इस एग्जांपल का। तो चलिए क्या हमारा 867 इक्वल टू कितना 225 गुना कितना हो जाएगा 3 में जाएगा। तो ये जाएगा आपका कितना हो जाएगा 25 या 75 3 गुना 6 867। इसको माइनस कीजिए ये हो जाएगा 2 और इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 192 आ जाएगा 7 25 या 75 3 गुना 6। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको 192 लिखते हैं। अब यहाँ 225 इक्वल टू 192 गुना कितना एक बार में जाएगा। अब आप 225 में 192 माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा ये तो 3 हो गया ये भी 3 हो जाएगा 9 3 12 और ये खत्म हो जाएगा यानी 33। अब इसके बाद देखिए 192 को क्या कर सकते कितना 33 इंटू कितना ये आपका हो जाएगा 36 का 18 6 मार्क्स में देखते हैं 36 का 18 के 8 हाथ में लगाए 18 19 198 नहीं जाएगा 6 5 में जाएगा। तो चलिए कितना 5 1 15 5 हाथ में लगाए 15 1 16 165 192 में 165 आप माइनस कीजिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 7 ये 8 2 1 ये प्लस 27। अब चलिए 27 आ गया। अब यहाँ क्या हो गया 27 इंटू 1 प्लस कितना 6 आ जाएगा। अब देखिए 27 इक्वल टू 6 इंटू कितना 4 मल्टीप्लाई में जाएगा 4 में जाएगा 6 चौका 24 24 तो यहाँ क्या हो जाएगा 3। अब देखिए 6 और ये 3 इंटू 2 प्लस 0 यानी अब हमको क्या करना है HCF निकालना है। HCF किसका HCF ऑफ 867 और किसका 225। HCF हमको निकालना है 867 और 225। HCF ऑफ 867 एंड 225 तो इसका HCF क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 3। अब देखिए HCF हमको निकालना है HCF ऑफ कितना HCF जैसे इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में कोई भी पकड़ लो जैसे हम ये पकड़ लिए जैसे कोई भी पकड़ लेते हैं। चलिए ये लास्ट वाला पकड़ते हैं ये हमारा आ गया ये हम पकड़ लिए तो क्या बोलता है HCF ऑफ AB इक्वल टू HCF ऑफ BR यानी BR के बराबर होता है। तो HCF ऑफ BR तो BR यानी कितना 6 और 3 का HCF निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा HCF 6 और 3 का निकालेंगे तो कितना आएगा HCF 3 ही आएगा। इसका भी HCF हम निकालेंगे तो 3 ही आएगा। अब इसके बाद में क्या बोला है क्या A इक्वल टू BQ प्लस 0 यानी इस स्टेप में आ जाइए इस स्टेप में आइए इस स्टेप में HCF बोला था तो इस स्टेप में क्या बोला था HCF ऑफ क्या बोला था AB यानी A का वैल्यू कितना इस स्टेप में 6,3 AB इक्वल टू क्या बोला था 3 होता है। तो जाहिर सी बात है सच में 3 होता है 3 आ गया क्योंकि सर इसका भी HCF निकालिएगा 3 ही होगा इसका भी HCF 3 ही होगा और इसका भी HCF 3 ही होगा। समझ में आ गया होगा। इसको फिर से एक बार बता रहे हैं पूरे गौर से देखिएगा। यहाँ जो है ये सब तो आप लोग समझ गए होंगे ये चौथा पांचवा और छठा में आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा। पांचवा में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको ये स्टेप दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में ये स्टेप आपको दे दिया और बोला उसका HCF ज्ञात कीजिए। तो HCF के लिए क्या करेंगे A और B का निकाल लेंगे HCF अगर R 0 नहीं है तो A और B का HCF हम निकाल लेंगे और जो HCF आएगा उस HCF का मान B और R को जब B और R का HCF निकालेंगे उसका मान दोनों आपस में बराबर आएगा यानी इसका HCF और इसका HCF दोनों का आपस में बराबर आएगा। ठीक है। और ये 7वां नंबर ये बोला है कि अगर क्या करें इस स्टेप में हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का दे दे इस स्टेप में
तो यहाँ से हमको इस स्टेप को देख करके HCF निकालना है। तो यहाँ से देख करके HCF निकालना है तो A और B को लेंगे। A और B का HCF जब होगा, यहाँ रिमाइंडर 0 होगा तो वो B के बराबर होगा। इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल लेने के बाद में हम यहाँ पे आए, इस चीज को प्रूफ करने के लिए, छठा को प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे आया। जब छठा के लिए यहाँ पे आया तो देखिए, तो A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है। तो देखिए हमारा क्या हो गया, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ये 27 और 6 है, 27 और 6 आप लीजिएगा ना, सॉरी यहाँ आर के लिए, यहाँ इसके लिए, फर्स्ट के लिए आर के लिए, जिसका आर का कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो 27 और क्या हो जाएगा, 27,6 हो जाएगा। 27,6 यानी हमारा ये हो गया ए और बी। ए और बी हो गया। तो देखिए ई दोनों का जब हम निकालेंगे HCF, ये दोनों का HCF हम निकालेंगे, 27 और 6 का HCF निकालेंगे तो 3 ही आएगा। और दूसरा क्या, 6 और 3 का HCF निकालेंगे तभी भी 3 आएगा। तभी तो बोला गया था कि BQ इक्वल टू सॉरी B और A HCF ऑफ B और A इक्वल टू HCF ऑफ ये क्या, B और R। यहां से ये चीज यानी ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में जब ये इक्वल टू ये हो गया तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं HCF ऑफ 27,6 HCF ऑफ कितना 6,3। यही स्टेप ना है, यही स्टेप है। सेम उसी प्रकार से इसको समझाया गया। ये जीरो वाला है, जब ये जीरो वाला है क्या, जीरो क्या, रिमाइंडर जब जीरो हो जाए तो रिमाइंडर देखिए जीरो हो गया। इस स्टेप को पकड़ते हैं, रिमाइंडर जीरो वाला यही तो है, तो यहाँ पकड़ते हैं। तो 6 और 3 का जब हम HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे इसको। चलिए आगे देखते हैं इसको। ये बोल रहा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी इसका हिंदी होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका दूसरा नाम है यूनिट फैक्टराइजेशन थ्योरम है। तो ये क्या होता है, देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के अद्वितीय गुणनखंड के रूप में, अद्वितीय मतलब कि इतना ना तोड़ दिया जाए कि उसे फिर तोड़ने के लिए कुछ उस संख्या को तोड़ने के लिए कुछ बचा ही ना हो। यानी हम क्या कर रहे हैं, इसको इतना छोटा से छोटा पार्ट में तोड़ दे कि उसको अब तोड़ा ना जा सके, आगे तोड़ा ना जा सके। ठीक है, तो इस रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, अरे फैक्टराइजेशन थ्योरम। चलिए निकालिए, 12 2 6 2 3 3 1। तो तोड़िए, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24 आ जाएगा 24। चलिए, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर क्यूब इंटू 3। इसको तोड़िए आप 30, 2 15 3 5 5 1 यानी 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 पचे 30, यानी 30 के बराबर आ गया। तो यही तो हो गया। अब इसको तोड़ा जा सकता है, इसको और छोटे पार्ट में नहीं तोड़ा जा सकता। चलिए इसको यही छोड़ देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या करता हूँ, तोड़ते हैं संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड में। फैक्टर ट्री यानी गुणनखंड ब्रिज। चलिए 2 मर्त में जब ये टूटेगा तो 2 मर्त में टूटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 दूना 42, 210, 210 फिर 2 मर्त में 2 बार में टूटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 105। 105 बताइए 2 से डिवाइड है, नहीं 3 से डिवाइड है, हाँ 3 से, चूंकि 5 1 6 हो जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा, 35। अब 35 कितना से जाएगा, बोलिए 5 से जाएगा और ये चला जाएगा 7। इस तरह से हमारा प्रोसेस, इस तरह से प्रोसेस को आगे बढ़ाना, यही हमारा क्या कहलाता है,
गुणनखंड वृक्ष कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके जस्ट पहले हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसके पहले हम लोग कौन सा किस तरह का किस टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे, इसके पहले हम लोगों ने वो मेथड पढ़ा था जिसमें यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके क्या निकाला जाता था, HCF निकाला जाता था। लेकिन अब देखिए किसका, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा लसा और मसा ज्ञात करना। ठीक है, HCF और LCM। तो देखिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते समय में इसको तोड़ेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको तोड़ेंगे। तो चलिए कितना हो जाएगा, 336 तोड़िए 2 से, तो 2 से तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 6 और ये हो जाएगा 8, यानी फिर 2 से तो कितना 8 4, 2 से 4 2, फिर 2 से 21, फिर 3 से 7। इसको लिखिए 336 इक्वल टू, यानी 336 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7, और दूसरा कितना हो जाएगा 54। 54 को कीजिए 2 से कीजिएगा 27, 3 से कीजिएगा 9 और 3 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 का पावर 3। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, HCF निकालना है। HCF किसका, HCF ऑफ 336 और 54, इसका HCF निकालना है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, ये आपका 336 वाला है, ये 54 वाला है, नीचे लिख देते हैं, और ये आपका हो गया 54 वाला। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इसमें देखिए यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 2 का पावर 4 है, यानी 1 2 तो कॉमन है दोनों में। फिर देखिए यहाँ 3 का पावर 3 है और यहाँ एक 3 है, यानी इसमें क्या है, ये दोनों में एक 3 कॉमन है, यानी हमारे कहने का मतलब है 2 इंटू 3, इसका क्या हो जाएगा HCF 6। वही अब हमको LCM निकालना है, LCM ऑफ 336 और कितना 54, 336 और 54 का LCM निकाला। अब देखिए मैक्सिमम देखते हैं, 2 और यहाँ 2 में देखते हैं, पहले 2 वाले 2 फैक्टर में मतलब कि 2 में देखते हैं। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ 2 के पावर 4 है, तो यहाँ 2 और 2 के पावर 4 में मैक्सिमम कौन है, 2 के पावर 4, तो इसको ले लीजिए। फिर देखिए यहाँ 3 और 3 है, यहाँ 3 और 3 का पावर 3 है, दोनों में मैक्सिमम कौन है, 3 का पावर 3 है, इंटू। अब उसके बाद में क्या कीजिएगा, देखिए क्या है 7 है, हो गया हमारा, नहीं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 9 त्रिका 27 7। अब इसको सॉल्व कीजिए, हो जाएगा आप 27 7 7 7 49 4 14 4 18 और ये हो गया 16, तो ये हो जाएगा आपका 9 6 54 5 48 5 53 5 11 9 8 1 4 2 9 10 3। ठीक है, 3024 आएगा इसका LCM। इसके बाद इसका देखते हैं, 12 को तोड़िए, 12 को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये एकदम आसान है, 6 2 3, यानी 2 इंटू 3, यानी 2 के पावर 2 इंटू 3। अब इसका 15 को तोड़िए, 15 को तोड़िएगा तो क्या आएगा, 3 में जाएगा तो 5 और 5 से 1, यानी क्या हो जाएगा 3 इंटू 5। उसके बाद 21 को लीजिए, 21 को तोड़िए, 3 7 7 1, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 7। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, LCM निकालना है। LCM HCF, पहले HCF निकालते हैं। HCF अब कितना 12 15 और 21, 12 15 21 का LCM निकालना है, HCF सॉरी 12 15 और 21 का HCF निकालना है। तो HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो देखिए सब में कॉमन क्या, इसमें भी 3 है,
इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो ये हो जाएगा 3। और कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका HCF 3 हो जाएगा। और LCM निकालना है, LCM ऑफ 12, 15 एंड 21। तो चलिए इसका देखिए, 2 है क्या? 2 है क्या? बोलिए, कॉमन बोलिए। इसमें देखिए, यहाँ ना यहाँ 2 है ना यहाँ 2 है, और यहाँ 2 का पावर 2 है, तो ये तो ले लिया जाएगा इनटू। अब देखिए तीनों में क्या है? तीनों में 3 3 है, तो 3 ले भी करेंगे हम लोग। फिर क्या हो जाएगा? देखिए 5 है, 5 होगा और 7 होगा। यानी फिर से एक बार देखिए, यहाँ क्या था? यहाँ कॉमन फैक्टर हमारा क्या आया था? सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों का फैक्टर में जो कॉमन होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और उसके बाद में देखिए क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं जो मैक्सिमम होता है ना, जो मैक्सिमम होता है उसको, मैक्सिमम फैक्टर जो होता है वो हम लोग एलसीएम में लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 2 के पावर 2 है, अगर यहाँ 2 के पावर 1 रहा होता तो क्या करते? 2 के पावर 1 को अवॉइड कर देते, 2 के पावर 2 को लेते, ठीक है। तो यहाँ क्या है हमारा 3 × 5 है, तो 2 के पावर 2, यानी देखिए ना इसमें है ना इसमें, सिर्फ इसमें, तो ये तो आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मैक्सिमम पावर वाला 3 नहीं है, सब पे क्या है 1 1 है, तो एक किसी एक को ले लेंगे, 3 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 5 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो क्या करेंगे 5 को ले लेंगे। फिर ये इसमें 7 है, ना इसमें है ना इसमें, तो क्या करेंगे 7 को भी लेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? ये 4 और ये 105, यानी हो जाएगा 420, यानी 420। चलिए इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा रूल फॉर HCF एंड LCM। यानी ये देखिए, ये क्या है? ये एकदम आसान है, या मेन एक ही फॉर्मूला, मेन यही एक फॉर्मूला है, इसको घुमा करके उतना बनाया गया है, 5 फॉर्मूला बनाया गया, मेन यही है, इसको आपको याद रखना है। यानी HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल टू A गुना B। यानी AB कोई संख्या है जिसका HCF निकाल रहे हैं, उसी संख्या का LCM निकाल रहे हैं, दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो A और B दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर आएगा। अब इसी में क्या किया, हम HCF को रोक लिया और LCM को उधर भेज दिया, तो बट्टा में आ गया। फिर क्या किया, इसी में इसको क्या किया, हमने रोक लिया और इसको इधर इसके नीचे भेज दिया, तो हमारा 3rd नंबर स्टेप प्राप्त हुआ। अब देखिए 4था नंबर के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये सेम सब ऐसा ही रहने दिया, B को नीचे भेज दिया, यानी A इक्वल टू ये टोटल बाई B। देखिए वैसे हो गया। हमने उसके अगले में 5वां स्टेप में क्या किया, B को छोड़ दिया और क्या किया, ये सब रहने दिया और A को नीचे डाल दिया, यानी मेनली हमारा यही है। इतना ये समझाने के लिए दिए हैं, आप इतना ना याद करें तभी भी चलेगा। यानी याद मेनली क्या करना है, ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारा क्वेश्चन आता भी है। इस प्रकार से हमारा वास्तविक संख्या का थ्योरी खत्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे इसका।